जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जेई यूपी SSSC द्वारा 10 नोटिस जारी की गई, कौन कौन सी वो नोटिस है उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जेई सिविल भर्ती को लेके कि उसकी आंसर की कब तक आ सकती है फाइनल, और इसके अलावा क्या कौन सी डिपार्टमेंट का कट ऑफ हाई जाएगा, किसका कम रहेगा, कौन से डिपार्टमेंट ज्यादा प्रेफरेंस पे रहेंगे उस पर भी बात करेंगे, और कौन सा डिपार्टमेंट सबसे कम प्रेफरेंस पे रहेगा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ओवरलैपिंग क्या होती है, जेई सिविल के बच्चों का क्वेश्चन था, उस पर भी हम बात करेंगे। एनओसी क्या होता है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जेई सिविल की फीमेल कैटेगरी के लड़कियों की काफी शिकायत थी कि सर आपने प्रीवियस वीडियो में आपने फीमेल की कट ऑफ नहीं बताई थी, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे क्या फीमेल की कट ऑफ जा सकती है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए आपको, अगर आपका कितना पुराना है तो कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, किसको नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत किस किस को पड़ने वाली उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा सामान्य चयन और विशेष चयन को लेकर काफी क्वेश्चन है बच्चों का, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा डीवी स्कीम का क्या असर पड़ेगा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी नोटिस जारी की गई है। तो सबसे पहली नोटिस आपकी एएसओ को लेके जारी की गई है। एएसओ का एग्जाम 26 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। 10 से 12 ये एग्जाम कंडक्ट होना है, और इसके लिए आपको 200 रुपया फीस जमा करनी होगी, जो मेंस की फीस होती है। अगर आप अपर कास्ट यानी यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपए फीस जमा करनी होगी, तब जाके आपका मेंस का एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा। अदरवाइज आपका मेंस का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने 200 रुपए जमा नहीं किया होगा तो आपको एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट डेट को भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, 200 रुपए बस आपको जमा करना होगा, आप तभी आपका एडमिट कार्ड जाके डाउनलोड होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी नोटिस की। तो दूसरी नोटिस आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके है। 2015 की 2 आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती है उसको लेके जो शॉर्टलिस्टिंग आई है, उसमें सबसे पहला आपका मैकेनिक डीजल की आईटीआई इंस्ट्रक्टर की नोटिस जारी की गई है। इसके अलावा आपका रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग के आईटीआई इंस्ट्रक्टर की आपकी जारी की गई है। और इसके अलावा आपका पावर इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 की जो भर्ती थी उसकी भी शॉर्टलिस्टिंग जारी की गई है। तो आप वहां जाके 2015-16 वाले अपना नोटिफिकेशन आप वहां जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो 5वीं नोटिस जारी की गई है वो आपका प्रविधि सहायक की जो भर्ती थी, लगभग 2759 पदों पर यह भर्ती आई थी, उसकी भी शॉर्टलिस्टिंग जारी कर दी गई है। और लगभग उसमें 63,693 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी 0.28 मार्क्स तक के बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। केवल 2 बच्चे हैं जिनका मार्क्स इससे भी कम है, उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। अदरवाइज टोटल इसमें 2759 पदों पर इतने बच्चों का मेंस एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। इसके अलावा जो छठी नोटिस आपकी है वो बीसीजी की आपकी आंसर की को लेके है। उसमें अगर किसी भी तरह का इशू है तो आप जाके कैसे आप उसमें अपना लिखेंगे कि आंसर की कैसे गलत, क्वेश्चन कैसे गलत है, क्या है, वो पूरे स्टेप उसमें एक्सप्लेनेट किया है। इसके अलावा आपका बेसिक का भी आपका नोटिस जारी किया गया। 7वां नोटिस वो है। 8वां नोटिस आपका प्रदूषण नियंत्रण का है, सेम चीज है, वही आंसर की को लेके ये तीनों नोटिस जारी की गई है। उसके बाद 9वीं नोटिस आपकी बोरिंग टेक्नीशियन को लेके जारी की गई है। उसमें बताया गया कि बोरिंग टेक्नीशियन का भी एग्जाम आपका 12 तारीख यानी 12 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। 10 से 12 बजे आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा। इसमें भी आपकी 200 रुपए एप्लीकेशन फीस है। यूआर ओबीसी को एप्लीकेशन फी भरेंगे तभी आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। तो ये सारी नोटिस आपकी यूपी SSSC द्वारा जारी की गई थी, जो मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, और वो है आपकी जेई सिविल भर्ती को लेके। जेई सिविल भर्ती को लेके बहुत सारे अफवाहें, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे अजीबोगरीब क्वेश्चन बच्चों द्वारा पूछे जा रहे हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो फाइनल आंसर की है वो कब तक जारी होगी। तो मैंने आपको पहले बताया था इसकी फाइनल आंसर की इसी मंथ 2nd या 3rd वीक में जारी हो जाएगी, दूसरे या तीसरे हफ्ते में जारी हो जाएगी, यानी 10 से 20 के बीच में आपको इसकी फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगी जेई सिविल की, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों का ये है कि सर सामान्य चयन
और विशेष चयन क्या होता है। तो ठीक है, समान चयन में देखिए आपके हर कैटेगरी के लोग आते हैं, यानी कि इसमें ओपन कैटेगरी भी इन्वॉल्व होती है। समान चयन में आपकी यूआर कैटेगरी होगी, ओबीसी भी होगी, एससी भी होगी, एसटी भी होगी, ईडब्ल्यूएस भी होगी, फीमेल भी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे जितने भी रिजर्वेशन है सब लगेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों। लेकिन जो विशेष चयन होता है वो केवल कैटेगरी के लिए होता है, यहाँ पे ओपन कैटेगरी नहीं होती, यानी यूआर की कैटेगरी नहीं होती है। बाकी विशेष चयन में ओबीसी, एससी, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी आपकी देखने को मिल सकती है। तो यही फर्क है, समान चयन में ओपन कैटेगरी भी है लेकिन विशेष चयन में ओपन कैटेगरी भी नहीं है, ओपन कैटेगरी नहीं होती है। अब प्रॉब्लम कहां पे है कि काफी लोग बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरा अगर मार्क्स अच्छा है तो क्या मैं सामान्य चयन में भर सकता हूं, ठीक है, या विशेष चयन में भरूं, या मैं अपनी कैटेगरी में भरूं। तो देख भाई सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, आप है डिप्लोमा होल्डर, क्या है, डिप्लोमा होल्डर। इतनी डिग्री, इतना बड़ा आपने पोस्ट, इतना बड़ा आपने क्वालिफिकेशन कर लिया है कि आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है। इसके लिए ना मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, ना कोई और बताएगा आपको कि क्या करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यूआर कैटेगरी में आप अपना डिपार्टमेंट पा जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की एक इच्छा होगी कि उसको ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है यूआर, आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि यूआर कैटेगरी में आप वो डिपार्टमेंट पा जाएंगे, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप यूआर कैटेगरी में भर दीजिएगा, क्योंकि आपका की वजह से नीचे एक बंदे को आपका जॉब मिल जाएगा, कट ऑफ कम हो जाएगी। हालांकि ओवरलैपिंग में यही चीज होती है, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यूआर में डेफिनेटली आपके पास है कि हाँ इतने मार्क्स है भाई, मेरा ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, चार ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिल जाएगा, तो मैंने यूआर में भर दिया। लेकिन अगर आपको तनिक भी लगता है कि वो डिपार्टमेंट आपको अनरिजर्व कैटेगरी से नहीं मिलेगा, तो आप अपनी कैटेगरी या बैकलॉग में ही फॉर्म डालिएगा, ठीक है। ये नहीं कि दूसरे के भला के लिए आपने डाल दिया, ठीक है, और फिर आज के युग में अपना भला सबसे पहले सोचना चाहिए, बाद में दूसरे का भला सोचना चाहिए, क्योंकि कोई आपकी दूसरी मदद करने वाला आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सी थ्योरी है, लॉजिक की बात है। तो अगर आपको तनिक भी लग रहा है कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं पा पाएंगे जो आप अपनी कैटेगरी से भर के पा सकते हैं, तो आप अपने कैटेगरी में तुरंत भर लीजिएगा। बैकलॉग से पा सकते हैं तो बैकलॉग में तुरंत भर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल इस चक्कर में नहीं रहेगा, नहीं यूआर में जाएंगे, मेरा अच्छा मार्क्स है, थोड़ा हुआ है, इस चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप डिपार्टमेंट चाहते हैं वो डिपार्टमेंट आपको मिल जाए, वो किसी चीज से मिल जाए, अनरिजर्व से मिल जाए तो भी अच्छा, कैटेगरी से मिल जाए तो भी अच्छा, बैकलॉग से मिल जाए तो भी अच्छा, ठीक है। तो मैं ना कोई भी टीचर आपको ये नहीं समझा सकता है कि आपको कौन सा चीज कैसे करना है, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिपार्टमेंट चाहते हैं और वो डिपार्टमेंट आपके नंबर से किस हिसाब से आएगा। इतने समझदार आप बिल्कुल हैं, इस पे कोई डाउट नहीं है। डिप्लोमा करने वाला अगर इतना भी समझदार नहीं है तो उसे जूनियर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है, वो जाए भूजा बेचे, ठीक है। सिंपल सादी बात समझिए, ठीक। तो सिंपल सादी बात है, ना मैं डिसाइड करूंगा ना कोई और डिसाइड करेगा, ये आपको ही डिसाइड करना है। और ये हमेशा याद रखिएगा, अपना प्रेफरेंस फर्स्ट, दूसरों का नहीं, अपना प्रेफरेंस फर्स्ट रखिए। पहले अपना भला कीजिए, बाद में जब आप इतने काबिल हो जाए कि आपका भला हो जाए तो दूसरे के भले के बारे में सोचिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की ओवरलैपिंग क्या होती है। तो भाई साहब ओवरलैपिंग यही चीज है जिसकी वजह से जो कट ऑफ आपकी डीबी में एक समान होती है, यूआर, ओबीसी, एससी की, वो ईडब्ल्यूएस की, वही चीज फाइनल कट ऑफ में बदल जाती है। यानी यूआर की कट ऑफ आपकी हाई हो जाती है, ओबीसी की कट ऑफ आपकी उससे कम, ईडब्ल्यूएस की। और उसका मेन रीजन है यही ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का सिंपल मतलब यह है कि कोई ओबीसी कैटेगरी का बच्चा अगर उसको 55 नंबर पाया है तो वो 8 पाया है और यूआर कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 50 गई हुई है, तो ओबीसी का बच्चा ऑटोमेटिकली यूआर कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। एससी का बच्चा है, वो भी 52 नंबर पाया है, तो भी ऑटोमेटिकली आपके यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएगा, अपनी कैटेगरी में नहीं सेलेक्ट होगा। बशर्ते एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन है किसी भी तरह का एज रिलैक्सेशन उसने नहीं लिया है। अगर उसने एज रिलैक्सेशन लिया हुआ है तो आप ओवरलैप होके यूआर कैटेगरी में नहीं जाएंगे। यानी आपने बेनिफिट अगर लिया हुआ है तो आप यूआर कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपने बेनिफिट नहीं लिया हुआ है तब आप
डेफिनेटली, चाहे ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, और आपके नंबर यूआर कैटेगरी के कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको ओवरलैप करके यूआर कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन ये है कि उसमें सबसे पहला प्रेफरेंस यूआर कैटेगरी को ही दिया जाएगा। अगर मान लीजिए 50 नंबर पर सिलेक्शन होना है तो सबसे पहले यूआर के बच्चों को देखा जाएगा कि कितने बच्चे 50 नंबर वाले हैं। अगर उतने पर यूआर की सीट भर गई तो ओबीसी 50 नंबर वाला नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर 10 सीट बची तो फिर ओबीसी, एससी, एसटी को दिया जाता है। यानी यूआर कैटेगरी में प्रथम प्रेफरेंस उस पर्टिकुलर नंबर पे यूआर को दिया जाएगा, फिर ओबीसी, एसटी को दिया जाएगा, और ओवरलैपिंग में जो अच्छे मार्क्स वाले हैं ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले, वो यूआर में चले जाते हैं। और इसी वजह से आपका जो अच्छे बच्चे जब ऊपर जाएंगे तो आमोना में बाकी कैटेगरी की कट ऑफ अपने आप नीचे चली जाती है। तो ये होता है आपका ओवरलैपिंग। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एनओसी। एनओसी होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट आपका डीबी में मांगा जाता है। अब डीबी में भाई साहब इस सर्टिफिकेट का क्या उपयोग है, कौन इसको सबमिट करेगा? तो इसको केवल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय केवल जो है, जो गवर्नमेंट में कार्य कर रहे हैं वही केवल एनओसी जमा करेंगे। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, आप एनओसी डीबी में जमा नहीं करेंगे। कोई कार्य कर नहीं रहे हैं तब तो एनओसी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट में आप जॉब कर रहे हैं और आप डीबी में बैठते हैं तब भी आपको एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती है। एनओसी की जरूरत केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पड़ेगी, इसके अलावा और किसी को एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली चीज आपकी क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीबी कंडक्ट होने वाली है जल्दी आपकी जेई की भी। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका कब का होना चाहिए? तो देखिए, अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट पुराना भी है, 2 साल, 3 साल या 4 साल पुराना भी है, तब भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। इन 3 कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट पुराना भी वैलिड माना जाता है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपका उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर की ये भर्ती आई है उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और भर्ती की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। मतलब भर्ती पूरी हो गई, उस फाइनेंशियल ईयर का बनाए, लेकिन भर्ती का लास्ट डेट का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके बाद का बना है, तब भी वो इनवैलिड हो जाएगा। यानी भर्ती के फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उससे पहले तक आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर में, तो आप वैलिड माने जाएंगे। अब क्या है कि अगर इन चारों कैटेगरी में किसी की भी कास्ट सर्टिफिकेट को इनवैलिड मान लिया जाता है तो उन्हें बाहर नहीं किया जाता है, उन्हें क्या कर दिया जाता है, उन्हें यूआर कैटेगरी में भेज दिया जाता है। यानी कि आपका रिजल्ट कहाँ आएगा, यूआर कैटेगरी में आएगा। आप यूआर कैटेगरी में कंपटीशन करते दिखे जाएंगे, बाहर नहीं होंगे अगर ये चारों किसी कंडीशन में आपका कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड मान लिया जाता है। तो ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट को, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला का कास्ट सर्टिफिकेट किस साइड का होगा? तो जो फीमेल कैटेगरी है उनका कास्ट सर्टिफिकेट उनके फादर साइड का होगा। याद रखिएगा मेरा, फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप शादीशुदा फीमेल हैं और आप शादीशुदा हैं तब भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट फादर साइड का लगेगा। हस्बैंड साइड का कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड माना जाता है। आपके फादर साइड का, यानी फादर का जो कास्ट है वही फीमेल का कास्ट माना जाएगा शादी के बाद भी। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके फादर साइड का ही लगने वाला है, हस्बैंड साइड का कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड माना जाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके भी सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेके भी बच्चों का क्वेश्चन है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट केवल यूआर कैटेगरी के जो बॉयज हैं उनको छोड़ दीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी के जो बॉयज हैं उनको छोड़ दीजिए, उसके अलावा हर किसी को बनवाना है। यानी प्रत्येक वो व्यक्ति, चाहे पुरुष चाहे महिला, किसी भी तरह का आपका रिजर्वेशन का बेनिफिट लेता है, चाहे कैटेगरी का, चाहे डोमिसाइल का, पीडब्ल्यूडी का, विकलांग का, एक्स सर्विसमैन का, किसी भी चीज का, तो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। यानी किसी भी तरह का बेनिफिट अगर आप चाहते हैं इस भर्ती में तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाएंगे। केवल जो अनरिजर्व कैटेगरी के बॉयज होते हैं वो यह डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनका जरूरी नहीं है। उनके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई इश्यू नहीं होगा, उन्हें डीबी से बाहर नहीं किया जाएगा।
अब इसमें आपका पूछा ये भी गया है मुझसे कि डीबी स्कीप की बात की जाए। देखिए डीबी स्कीप की बात मैंने शुरू से करना शुरू कर दी थी कि भाई डीबी आपका स्कीप होना चाहिए वो और मैंने रीजन भी बताया था कि आप ऑलरेडी एक अच्छे ग्रेड पे काम कर रहे हैं, उसके बाद आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट ऑलरेडी आपके लग चुके हैं। ऐसे कंडीशन में आप फिर से जीरो से शुरू करेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं, अच्छी खासी आपके पास सैलरी आ रही है, लेकिन आपके डीबी स्किप करने से एक पर्टिकुलर बच्चा जिसको अभी तक कहीं जॉब लगी नहीं है उसको उसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन एक फैक्ट और कड़वा सच आप यूपी के लड़कों का जान लीजिए, यूपी के बच्चों का। लेखपाल में सारे यूट्यूबर्स बोलते रह गए कि डीबी स्किप कर दीजिए, आप किसी भी और भर्ती में आपने ऑलरेडी जॉब पा ली है तो लेखपाल में डीबी स्किप कर दीजिएगा। लेकिन बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डीबी में बैठे भी और बाद में ज्वाइनिंग भी नहीं ली, ठीक है, कट ऑफ भी बढ़ा ली, डीबी में बैठे भी और बाद में ज्वाइनिंग नहीं ली, और बाद में लेखपाल की उतनी सीटें खाली चली गई थी, लगभग 1000 के आसपास सीटें खाली चली गई थी। तो ये चीज ऑलरेडी आपका प्रीवियस लेखपाल की भर्ती में देखने को मिला है। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग समझदारी और मैच्योरिटी दिखाया कीजिए। इस अनमेच्योरिटी की वजह से यहाँ पे भी वो दिक्कत हो सकती है। और नो डाउट है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, इतना हम लोग के चिल्लाने के बाद डीबी स्किप के बाद भी वो बच्चे होंगे जिनको उनका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं मिला होगा, वो जीरो से शुरू करने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जो हाई पोस्ट पर कहीं और हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर आना है, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आना है, ऐसे में उन्होंने खुद का डिमोशन करवा लिया है, ठीक है। तो उस लेवल के बच्चे यूपी में बिल्कुल पाए जाते हैं। तो डीबी स्किप 100% नहीं सक्सेस होगी, ये आप अभी से मान के चलिए, लेकिन डीबी स्किप करेगा जो, वो एक इंसान का भला जरूर करेगा। तो प्लीज डीबी स्किप पर फोकस कीजिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके। तो मैंने यूआर ओबीसी की कट ऑफ बताई थी, एससी कट ऑफ बताई थी, फीमेल की जो कट ऑफ थी उसको लेके बच्चे परेशान थे, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे कहा है कि इसमें देखिए यूआर की लगभग मेरे हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ मेरे हिसाब से इसमें जानी चाहिए वो आपकी 49 से 51 के बीच में घूमेगी, ठीक है। अब ये क्यों घूमेगी, मैंने ये कहा मैक्सिमम कट ऑफ इतनी जा सकती है। देखिए कट ऑफ हमेशा मिनिमम बनती है, कम बनती है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके डिपार्टमेंट में। देखिए पहला जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आपका है जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा भागेगी वो आपका पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है। पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ नो डाउट है बहुत हाई जाएगी, ठीक है। इसमें टॉप के जितने स्कोरर होंगे ना जेई में हर कैटेगरी में, वो इसी में कोशिश करेंगे आपका। उसके बाद आरईडी की जो कट ऑफ है ये भी आपकी बहुत ही हाई जाने वाली है। फिर आवास विकास की जो कट ऑफ है ये भी आपकी बहुत ही हाई जाएगी, आवास विकास की भी कट ऑफ आपकी बहुत ही हो जाएगी। उसके बाद शहरी आवास जो है आपका, ठीक है, शहरी आवास जो है आपका इसकी भी कट ऑफ आपकी बहुत हाई जाएगी, ठीक है। शहरी आवास ये आपके टॉप डिपार्टमेंट्स हैं जिसकी कट ऑफ आपकी जानी चाहिए, ठीक है, हाई जाएगी। इरिगेशन जिसको लोग बड़ा हल्का में ले रहे हैं, ये कट ऑफ भी इसकी भी बहुत हाई जाएगी। इरिगेशन एक बहुत ही बेहतरीन डिपार्टमेंट है। तो ये पीडब्ल्यूडी, आरईडी, आवास विकास, शहरी आवास, इरिगेशन, इन जो डिपार्टमेंट है इनकी कट ऑफ बहुत हाई जाने के चांसेस हैं। और कम आपकी जाएगी जो यूपी प्रोजेक्ट का जो आपका निकलता है ना, यूपी प्रोजेक्ट के जेई का उसमें पोस्ट है, उसकी कट ऑफ सबसे कम मुझे जहां तक उम्मीद है जानी चाहिए। तो यूआर की मैंने 49-51 बताई थी। तो फीमेल की जो आपकी कट ऑफ है, महिला की कट ऑफ इसमें बहुत कम जाएगी, ठीक है। इनकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी, ये नहीं बहुत हाई जाएगी इसमें। इनकी कट ऑफ आपका मैं बता दूं कि कितने पे आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर आप 30 से 32 पर हैं, 30 से 32 नंबर अगर फीमेल कैटेगरी पा रहा है, इससे भी कम पा रही है 1-2 नंबर, तब भी आपके चांसेस 100% है जेई बनने के। जूनियर इंजीनियर आप आराम से बन जाएंगी। महिला जो भी फीमेल 30 से 32 या 28 से 30 पे भी घूम रही हैं तो भी उनके चांसेस 100% है जेई में आपका सिलेक्शन होने के। और एक इंपॉर्टेंट चीज और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपसे कहा था कि अगर आपकी जेई की स्कोर 50+ है तो प्लीज आप अगर ड्राफ्टमैन का फॉर्म भरे हैं तो ड्राफ्टमैन में आप डीबी स्किप कर दीजिएगा क्योंकि आपके 100% चांसेस हैं जेई सिविल में आपके होने के, ठीक है। यही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट था। बाकी अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।